अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वाली पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस साइलेंट फीचर्स ऑफ स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कल डिस्कस किया इस बारे में कि ग्रोथ किस तरह है कॉन्स्टिट्यूशन की। आज हम देखेंगे कि साइलेंट फीचर्स क्या हैं उसके। अगर सबसे पहले हम देखें कि स्विस कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो रिटर्न फॉर्म में है और इसके इसके 196 आर्टिकल्स हैं। बुक में जो सरवर साहब की बुक है उसमें वो कुछ चेंज है, पर जो रिसेंट अभी जो रिसर्च है उसके मुताबिक और जो है उसमें 196 आर्टिकल्स हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिजिड है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि इसलिए कि ये जिसमें अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, मतलब अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लाना है या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है और ये लेंथी प्रोसेसिंग है। इस वजह से इसको हम एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है कि जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पास होना हो या कोई भी लॉ मेकिंग होनी हो या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग होनी हो, पहले स्विट्ज़रलैंड में क्या होता है, पहले जाता है फेडरल असेंबली से पास करती है, फिर उसे कंटोन्स पास करते हैं और फिर उसे पब्लिक पास करती है। मतलब कि 3 स्टेप से गुजरने के बाद, और अगर एंड पे अगर पब्लिक उसे रिजेक्ट कर देती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा या उसको लॉ नहीं बनेगा या वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होगी। वहाँ पे पब्लिक को बहुत ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं, पब्लिक को एग्जेक्टिव पावर्स, एग्जेक्टिव मैटर्स हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट दी गई है उसमें रेफरेंडम के थ्रू। और इसमें दो तरह के टू एस्पेक्ट्स हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जो स्विट्ज़रलैंड में टोटल रिवीजन मतलब कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देना, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करना, उसके बाद उसको चेंज करना। ये एक ही बार हुआ, 1874 में हुआ था। पार्शियल अमेंडमेंट ये कि कुछ हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन का उसे चेंज कर दिया जाए, उसे अमेंडमेंट कर दिया जाए, उसे ऑल्टर करके चेंज करके कोई भी। ये दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, उसके बाद जो है ना फेडरल सिस्टम, मतलब इसका तीसरा जो करैक्टरिस्टिक्स या हम कहें फीचर्स है इसका, अकॉर्डिंग टू इसका द वर्ड कन्फेडरेशन इज़ यूज, मतलब जो स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वर्ड कन्फेडरेशन यूज़ हुआ है, पर वहाँ पे वो कन्फेडरेशन नहीं है, वो एक्चुअली वो फेडरेशन ही है, पर वो वर्ड से वहाँ पे फेडरेशन का यूज़ हुआ है। और जो स्विस है वो स्विट्ज़रलैंड है वो एक फेडरल कंट्री है। ठीक है, इसके जो कैंटोन्स हैं ना वो हैं 46 टोटल कैंटोन्स हैं। 20 कैंटोन्स जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, कैंटोन्स यूनियन में ऐड होते गए वो अब जो उसकी 20 जो है उनके फुल कैंटोन्स हैं और जो 6 हैं उसके वो हाफ कैंटोन्स हैं। अब देखते हैं डिवीजन ऑफ पावर। जो स्विस कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डिवीजन ऑफ पावर मतलब फेडरेटिंग यूनिट्स में, और जो फेडरल असम्बली है या उसमें कौन कौन सी पावर्स हैं, या फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल यूनिट्स या कैंटोन्स में कौन कौन सी पावर्स हैं। डिवीजन ऑफ पावर, द डिवीजन ऑफ पावर कॉन्सेप्ट है फेडरल और या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको और उसकी जो फेडरल यूनिट्स होती हैं उनकी पावर्स के बारे में। पावर जो दोनों की हैं वो उसकी लिस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। ये एक जो डिफेंस के, फॉरेन अफेयर्स, फॉर डिप्लोमेटिक कोर्स, रेलवे, सिटीजनशिप, इस तरह के जो मैटर्स होते हैं ये फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं स्विट्ज़रलैंड में। और जो प्रेजेंट लिस्ट है, ये जो लिस्ट है ये स्विस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। एक दो तरह की लिस्ट है, 3 तरह की होती है वैसे जो बुक में है वो 2 तरह की। दूसरा जो है वो कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट में वो एस्पेक्ट्स होते हैं जिनकी जो पावर्स हैं वो दोनों के पास होंगे, फेडरल के पास भी होंगी और वो कैंटोन्स के पास भी होंगी। अगर कभी क्लैश आ जाए तो हाई जो अगर जिसको प्रेफरेंस दी जाएगी वो फेडरल असम्बली होगी या फेडरल जो गवर्नमेंट है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और जैसे कि इसमें जो होते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, एजुकेशन, मतलब दोनों इसमें लॉ मेकिंग कर सकते हैं, प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, और जो प्रोसेस ऑफ लिस्ट एंजॉय बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज कंट्रोल, मतलब ये दोनों इस पावर को एंजॉय करते हैं, इस इन मैटर्स की पावर। इसके बाद जो तीसरी तरह की रजिस्ट्री पावर्स, ये एक एक्स्ट्रा है। रजिस्ट्री पावर्स वो पावर्स हैं जो दोनों लिस्ट में नहीं है। जैसे कुछ मैटर्स रह गए हैं ना, मतलब कुछ मैटर्स हैं जो दोनों लिस्ट में उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन, वो रजिस्ट्री पावर्स हैं। वो ऑटोमेटिकली अगर देखा जाए तो वो वहाँ पे कैंटोन्स के पास हैं और कैंटोन्स उसे करती है, कैंटोन्स वो पावर एंजॉय करती हैं। अब रीजनल अटोनमी मतलब शुरू से ये हमने देखा कि जब भी ग्रोथ हुई रीजनल अटोनमी की वहाँ बात की, कैंटोन्स की अटोनमी दी गई। तो और इधर भी यही बात हुई कि रीजनल को उन्होंने कैंटोन्स को अथराइज़ किया और कैंटोन्स को इतना फ्रेम दिया कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ लिमिट्स भी लगाई उस पर। लिमिट्स उन्होंने ये लगा कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स आर बैंड, मतलब कोई भी ऐसा जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं होगा कि वो जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उनका उससे अलग हो, मतलब उसके कोई खिलाफ कोई हो, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ हो, या देयर शुड बी डेमोक्रेटिक फॉर्म हो। मतलब वो दूसरी लिमिटेशन लगाई कि जो उसमें होगी ना कैंटोन्स में जो गवर्नमेंट होगी वो भी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ होगी या फिर डेमोक्रेटिक फॉर्म होगी। मतलब डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक एक ही होती है, और डेमोक्रेटिक होगी और होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है और पब्लिक को बहुत राइट्स दिए गए हैं हर जगह पे। पब्लिक पार्टिसिपेशन उन्होंने कहा अमेंडमेंट कोई भी होगी
तो पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाएगा। ये उन्होंने 3 लिमिटेशंस लगाई थी। रीजनल ऑटोनॉमी तो उन्होंने दी, पर उन्होंने 3 लिमिटेशंस भी साथ लगाई कि ये इन लिमिटेशंस में रहते हुए मतलब आपने काम करना है। ट्रेंड्स ऑफ सेंट्रलिज्म। सेंट्रलिज्म का जो मतलब होता है कि फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स को इंक्रीज़ कर दिया जाए। ये सेंट्रलिज्म जो सेंट्रलाइजेशन को हम कहते हैं, ठीक है। इसमें 1874 में सेंट्रलाइजेशन हुई स्विट्ज़रलैंड में, मतलब फेडरल गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू की जो सोर्सेज थी वो ऐड कर दी गई फेडरल लेवल पे। पर इसके बाद भी जो है ना वो यूनिटी स्टेट नहीं बन गई। मतलब इस तरह अगर उसकी पावर बढ़ने के बाद भी यूनाइटेड स्टेट नहीं बनी, रेजिडरी पावर जो थी वो फिर भी कैंटोन्स के पास थी, उधर फिर भी कुछ पावर्स कैंटोन्स के पास थी। सेंट्रलाइजेशन हुई फिर भी उनके पास पावर्स थी, ठीक है। वो यूनिटरी स्टेट नहीं बन गई कि एक ही बंदे के मतलब एक ही बंदे के पास आगे फेडरल यूनिट्स, मतलब फिर भी उनके वो एक फेडरल स्टेट ही रही। प्लूरल एग्जेक्टिव मतलब पहले आप मतलब समझेंगे प्लूरल एग्जेक्टिव होता क्या है। प्लूरल एग्जेक्टिव ये है कि जब कोई कोई भी है ना, उसके कोई भी स्टेट है, उसके जो हेड है ना, वो अगर एक से ज़्यादा है, मतलब एक बंदा नहीं है, वो एग्जेक्टिव जो है उसकी जो पावर्स हैं वो डिफरेंट लोगों के पास हैं, ठीक है। इसी तरह एक स्विट्ज़रलैंड, जैसे आप मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्विट्ज़रलैंड जो एक यूनिक सिस्टम है, उसमें यूनिक सिस्टम है। और उसमें ये फ्लेवर भी इसमें है वहाँ पे कि वहाँ पे प्लूरल एग्जेक्टिव है, वहाँ पे मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम फेडरल काउंसिल कहते हैं। फेडरल काउंसिल होती है, उनके फेडरल काउंसिल के 7 मेंबर्स होते हैं जो एग्जेक्टिव के मेंबर्स होते हैं, जो हेड होते हैं वहाँ पे, ठीक है। हेड ऑफ द पीरियड, और ये 4 ईयर्स के लिए सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। 7 मेंबर्स होते हैं, और इसमें इलेक्टेड बाय फेडरल, जैसा फेडरल असम्बली इन्हें इलेक्ट करती है और इन्हें फेडरल असम्बली से रिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। ये फेडरल असम्बली कौन सी थी, जो नेशनल काउंसिल और स्टेट काउंसिल के दरमियान जैसे हमारी ये पार्लियामेंट होती है, इसी तरह ये फेडरल असम्बली फेडरल वो इसी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें क्या रिज़ाइन, उन्हें फेडरल असम्बली से रिज़ाइन करना पड़ता है कि उन्हें फेडरल काउंसिल का मेंबर बनना है। फेडरल काउंसिल अलग है और फेडरल असम्बली अलग है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी मेड। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनके खिलाफ नहीं आ सकता, अगर कोई भी ऐसे ये कोई भी उठ के कह के ये नहीं, इनको वो वापस नहीं बुलाया जा सकता, या रिकॉल का एक था वो नहीं हो सकता। ऑल मेंबर्स आर इलेक्टेड ऑन द इंडिविजुअल बेसिस, मतलब ऑल जो मेंबर्स हैं ना वो इंडिविजुअल बेसिस, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से होता है, ठीक है। ये प्लूरल एग्जेक्टिव मतलब एक से ज़्यादा जब आपके हेड होंगे, वहाँ पे एक स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड में एक सिस्टम है वहाँ पे हर, और इसके बाद इसमें ये होता है कि जो है ना प्रेसिडेंट भी वो लोग बनाते हैं। वो कुछ अरसे के 1 साल के लिए वो प्रेसिडेंट अपना चेंज, हर साल अपना प्रेसिडेंट चेंज करते हैं, और उसका वाइस प्रेसिडेंट के साथ एक वाइस प्रेसिडेंट होता है उनका, इसी इन्हीं में से एक प्रेसिडेंट बना देते हैं, और बकाया उनके वाइस प्रेसिडेंट, वो एक उनका वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक प्रेसिडेंट होता है। बाई कैमरल लेजिस्लेशन, जो स्विट्ज़रलैंड है ना उसमें बाई कैमरल लेजिस्लेशन है। बाई कैमरल लेजिस्लेशन का आपको पता है कि 2 हाउसेज होते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेशन में, एक आपका अपर हाउस होता है और एक आपका लोअर हाउस होता है। जो लोअर हाउस है ना वहाँ पे वो उन्हें हम कहते हैं नेशनल काउंसिल, और वहाँ पे जो अपर हाउस है उसे हम कहते हैं स्टेट काउंसिल। द मेंबर्स ऑफ नेशनल काउंसिल इलेक्टेड, मतलब जो नेशनल काउंसिल है उनके जो लोअर हाउस है, जैसे कि हमारी नेशनल असम्बली है, ठीक है, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो पॉपुलेशन बेसिस पे होते हैं, और जो अपर हाउस है उसके जो होते हैं इक्वलिटी बेसिस पे होते हैं, जैसे हमारे पास भी ये। और उसके बाद इक्वली बेसिस पे मतलब इलेक्टेड ऑन इक्वलिटी बेसिस, ठीक है। मेंबर्स ऑफ नेशनल काउंसिल, मतलब नेशनल काउंसिल के जो मेंबर हैं वो 200 हैं, और जो वेयर एज स्टेट काउंसिल के जो मेंबर हैं 46 हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उनके 20 कैंटोन्स फुल हैं और 6 जो हैं उनके हाफ हैं। जो 20 फुल कैंटोन्स होते हैं ना उनमें से उनका एक एक बंदा आता है, ठीक है। उनमें से दो बंदे आते हैं, वो 40 हो गए, और जो 6 उनके कैंटोन्स रह गए ना उनमें से एक एक बंदा आता है, मतलब 46 उनके जो हैं ये स्टेट काउंसिल के जो मेंबर बनते हैं कैंटोन्स, ठीक है। उसके बोथ चैम्बर्स शेयर, मतलब बोथ चैम्बर्स के पास इक्वल पावर्स हैं वहाँ पे। इसके बाद अगर हम देखें कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक अलग फ्लेवर दुनिया में कहीं भी नहीं होता। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक उन्होंने कहा कि डायरेक्ट स्विट्ज़रलैंड की आपको पता है कि पॉपुलेशन कम है और डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ पे पॉसिबल है। द स्विट्ज़रलैंड इज़ अ यूनिक सिस्टम, देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट और पब्लिक जो है डायरेक्ट इंटरफेयर करती है या इंटरफेयर करती है, पार्टिसिपेट करती है। उसके जो है ना तीन इसके मेन, अगर आप परसेप्टिव्स कह दें, करेक्टरिस्टिक्स कह दें इसे, कि इनके बेसिस पे उनकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनिशिएटिव ये होता है कि पब्लिक जो है ना स्विट्ज़रलैंड उनके पास राइट है, इस चीज़ का राइट है कि वो कोई इनिशिएटिव दें, मतलब कोई स्टेप लें। इस तरह जैसे गवर्नमेंट को प्रपोजल दे सकते हैं कि इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए, लॉ मेकिंग, इस तरह का कोई नया लॉ आना चाहिए, रिकॉल। एक उन्हें वहाँ पे ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मतलब जो उन्होंने अपने इलेक्ट किए हैं रिप्रेजेंटेटिव, जो उन्होंने इलेक्ट किए हैं, अगर वो उन्हें वापस बुलाना चाहते हैं, मतलब अगर वो उनके काम से खुश नहीं है तो वो उन्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देकर उन्हें वापस भी बुला सकते हैं। रेफरेंडम ये होता है कि राइट और रॉन्ग का अपने चूज़, मतलब ऑप्शन। कोई भी ऐसे लॉ मेकिंग जब करते हैं वो लोग, तो वो आवाम के सामने रखते हैं कि क्या इस चीज़ को लॉ बनना चाहिए, कोई भी पॉलिसी हो तो उसके खिलाफ कि क्या इसको पॉलिसी बनना चाहिए, लॉ होना चाहिए, या इससे कोई अमेंडमेंट आनी चाहिए, वो पब्लिक के सामने रखते हैं।
ठीक है। उसके बाद जो है ना फंडामेंटल राइट्स हर कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह पे सेम होते हैं, अक्सर अक्सर जगह पे सेम होते हैं। ठीक है, उसमें फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो इंश्योर्ड इसका जो मतलब ये वहाँ से उसका कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट के तरह नहीं है। ये सबसे बड़ी है कि वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये लिखे हुए लिस्ट के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, एक इसका सबसे पहले इक्वलिटी बिफोर लॉ आपको पता है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मतलब हर बंदा लॉ के सामने इक्वल है। हर बंदे के हर किसी भी तरह का किसी को भी कोई वहाँ पे फेवर नहीं दी जाएगी। हर बंदा इक्वल है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में हर बंदा फ्री है, जो मर्जी वो करना चाहे, जो रिलीजन वो अडॉप्ट करना चाहेगा। रिलीजियस सेरेमनीज के बारे में वो जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस के मतलब प्रेस अपने फ्री है, कुछ भी क्रिटिसाइज़ कर सकती है। चॉइस ऑफ प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन चॉइस कर सकते हैं। राइट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का राइट हर बंदे को है वहाँ पे। और पर्सनल लिबर्टी, मतलब पर्सनल लिबर्टी लोगों को इंश्योर कराई जाती है, कोई किसी का हक ना मारे। राइट्स हों लोगों को, पॉलिटिकल राइट्स हों, जैसे पॉलिटिकल राइट्स में आपको पता है हमने पिछले साल भी इसमें फर्स्ट ईयर में हमने इस चीज़ को पढ़ा था। पॉलिटिकल राइट्स कौन से होते हैं। पॉलिटिकल राइट्स, आप पार्टी बना सकते हैं, आप पार्टी रन कर सकते हैं, आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, आप अपना और अपने मैनिफेस्टो बना सकते हैं, उसमें सारे वो राइट्स आपके होते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप क्रिटिसाइज़ करना चाहें। पर एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में एक थोड़ी सी लिमिटेशन ये आ जाती है कि आपने विद इन अ स्फीयर ऑफ लॉ रहना है। आपने किसी के खिलाफ अगर कोई बात करनी भी है, आपने स्टेट के खिलाफ नहीं जाना, आपने स्टेट के इदारों के खिलाफ नहीं जाना। आपको वो कोई लिमिटेशंस हैं लॉ की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन में मतलब कि 1971 में स्विट्ज़रलैंड में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हुई, उन्हें वोट काक दिया गया। मतलब ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं, साइलेंट फीचर्स हैं इसके स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के। ये आज के लिए हमारा नई टॉपिक था।